चालू। ओके, थैंक यू। तो ठीक है, अपन सभी लोग बेसिकली आज यहाँ पर हैं जस्ट टू टॉक अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये बताओ दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर सीरियस फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। अच्छा, बाकी लोग जो जिन लोगों ने बाद में हाथ उठाया वो लोग 2 पेपर के बाद में सीरियस होंगे। मतलब क्या, ये क्या चक्कर है? मतलब सब पहले पेपर में हम लोग सीरियस नहीं होंगे, जब पेपर खराब होगा दूसरे में थोड़ा सा सीरियस होंगे, फिर सीरियसनेस बढ़ती जाएगी, ऐसा? ठीक है, तो मतलब सभी लोग सीरियस हैं, राइट? मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम, दिस इज़ गोइंग टू बी स्टोरी बट मैनी इंपॉर्टेंट लेसन आप लोग सीखने वाले हैं इस क्लास में। 10th वाले टाबर, 12th वाले टाबर, सब पूरे फोकस से देखिएगा। मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था 8वीं क्लास में। आप में से किसने दिया 8वीं बोर्ड का एग्ज़ाम? कई धुरंधर पहले बैठे हैं यहाँ पे, युद्ध लड़ चुके हैं ये। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज इन न्यूज़ पेपर एंड दिस इज़ माई फोटोग्राफ। तो ये जो स्कूल थी, स्कूल का नाम था आदर्श विद्या निकेतन, राइट? ये स्कूल जो थी वो मेरे भैया की स्कूल थी एंड मैं इस स्कूल में स्पेसिफिकली पढ़ने के लिए गया था 8वीं क्लास में, क्योंकि 8वीं बोर्ड का उस वक्त गांव में बहुत ज़्यादा स्कोप था कि अगर 8वीं बोर्ड में मेरिट आ गई तो बहुत ज़्यादा नाम होता था। दैट वाज फर्स्ट टाइम इन न्यूज़पेपर। वहाँ पर हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और बहुत बार ऐसा होता था कि छाबड़ी, जानते हो आप लोग छाबड़ी जिसमें रोटियां रखते हैं? जानते हो सब लोग? हाँ, तो तुम लोग तो फ्रांस से आए हो ना, मुझे पता है, तुम थोड़ी ना जानोगे। फ्रांस वाले कैसे जानेंगे ना, इंडिया वालों को पता है। तो जॉइंट फैमिली में छाबड़ी होती है, बड़ा टिफिन रोटी रखने का जिसके ढक्कन नहीं होता तो छाबड़ी बोलते हैं, है ना। तो हम लोग स्कूल से आते थे, तो स्कूल हमारे घर से 3 किलोमीटर था। तो बहुत बार ऐसा सीन होता था कि जो छाबड़ी में रोटी नहीं होती थी एंड यू आर इन वेरी लिटिल चाइल्ड एंड आप 3 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं धूप में, रेगिस्तान का जहाज बन के, और उसके बाद रोटी नहीं है, तो इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस। तो मैं अपनी दादी से 1 रुपया लेके चावल लेके आता था, फिर वो चावल उबालता था, फिर खाता था। 4 बज जाते थे और लाइट गांव में आती नहीं थी, तो जो टॉर्च होती है ना, किसान टॉर्च, है ना, जो इंसानों को नहीं जानवरों को देखने काम में आती है कि से जानवर देखते हैं तो खेत में कौन घुस गया है, लाइक दैट। तो उस टॉर्च से हम लोग पढ़ते थे। और आपको पता ही है कि मतलब हर इंसान की एक टेंडेंसी होती है कि उसको कोई भी चीज़ तब चाहिए होती है जब दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है। आई मीन टू से दैट कि मैं उस टॉर्च को तब उठाता था जब, आई मीन टू से दैट, नाइस, यू आर ए लिविंग लीजेंड, यू नो। कुछ तालियां तालियां बजा दीजिए अब एक बार आकाश के लिए, बहुत बढ़िया। मैं उस टॉर्च को तब उठाता था जब मैं किताबों को उठाता था, और मैं किताब तब उठाता था जब मुझे किताब ना दिख रही हो, अंधेरे में। और उस वक्त ऐसे हालात होते थे कि हमारे घर वाले चाटा मार के
टॉर्च छीन के ले जाते थे, बोले सो चुपचाप, ये पढ़ंतरी हो रहे हैं घर के। पूरे दिन उजाला था, तावड़ी पड़ रही थी, तब तेरे को पढ़ने का मन नहीं हुआ, अब तेरे को पढ़ना है। सो दीज वर सिचुएशंस। खैर जो भी है, सभी प्यारे बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी को, हाँ, ये तो एक तो प्यार ही प्यार दिखाते हैं, भयंकर प्यार दिखाते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, ये बेचारे बहुत ज़्यादा इतना प्यार दिखाते हैं ना, मतलब मैं यहीं से रोता हूँ उनके लिए, वो वहीं से रोते हैं मेरे लिए। बहुत भयंकर प्यार है हमारे बीच में। दिल फेंकते जाओ तुम तो। चलो, तो ये मेरी 8वीं क्लास की छोटी मोटी कहानी थी, अपन काम की बात कर दें। देखो, आप सभी लोग जो एग्ज़ाम देंगे, मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि देखो, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है ना, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, है ना। वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, और वहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है मेंस का एग्ज़ाम, और उसमें आपको लिखना पड़ता है। तो आपने कैसा लिखा, उसके बेसिस पर आपको हिंदुस्तान में सबसे टॉप पोस्ट मिलती है। तो आपकी लिखने की स्किल, जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे तो एग्जामिनर के पास में कौन जाएगा? आप जाओगे कि आपकी कॉपी? सर हम जाएंगे, जेब में डाल के ले जाएंगे, जल्दी चेक कर, फटाफट नंबर दे निकालने से। आपकी कॉपी जाएगी, मतलब आपकी कॉपी आपको रिप्रेजेंट करने वाली है। ये तो क्लियर है सब लोगों को? तो आप लोग अपनी कॉपी में कैसे लिखते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो वही सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लिखते कैसे हैं। 99% लोगों को या तो पढ़ना नहीं आता सही से, पढ़ना आता है तो लिखना नहीं आता, और पढ़ना लिखना दोनों आते तो बोलना नहीं आता। अगर 3 स्किल किसी इंसान को आती है तो दुनिया में किसी को बीट कर सकता है। आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं? या तो पढ़ना नहीं आता, पढ़ना आता है तो लिखना नहीं आता। लिखने का मतलब टिप टिप के लिखने से नहीं है, खुद का कंटेंट लिखना नहीं आता। और लिखना आता है तो बोलना नहीं आता। पढ़ना, लिखना, बोलना इस दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्स हैं जो बहुत कम लोगों में है। मतलब मेरे हिसाब से जो इंसान लिख सकता है सोच के, मैं उसको अल्ट्रा सक्सेसफुल मानता हूं। राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बोलना तो आप लोग सीख जाओगे टाइम के साथ साथ में, इट विल टेक टाइम, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है दैट हाउ वेल यू राइट राइट नाउ। और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा दैट आप लोग क्यों पढ़ रहे हो। बोलते ना, पढ़ना लिखना सीख पहले, ऐसा कहते ना आपको घर वाले, क्यों सीख पढ़ना लिखना? आज दुनिया के जो लीडर्स हैं, दुनिया में जितने भी लीडर्स हैं, वो किस पावर के बेसिस पर अपने को कन्विंस करते हैं? अपन सबको वर्ड्स के बेसिस पे कन्विंस करते हैं। भाई और बहनों, अच्छे दिन आने वाले, 15 लाख मिलने वाले। I'm not against any specific political party, but that's what I'm saying, that how impactful the words are. And the way you deliver the words also very important. Isn't it so? So, reading जो आप लोगों को आती है, राइटिंग जो अभी तक नहीं आती मैं आज सिखाने वाला हूं, और स्पीकिंग वो टाइम के साथ साथ में आप लोग सीख जाएंगे। सो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि लिखते कैसे। मैं आपको एक बात बताऊं, I have been a very, very, very average student in medical college, जहाँ पर एक से एक तुर्रम खां लोग होते हैं, और वहाँ पर
आपका एग्जाम में पास होना ही बहुत बड़ी बात होती है जब आप पढ़ते नहीं हो तब। ऐसे नहीं कि जाते ही फेल करेंगे, तू कौन है, हाँ भगैया से, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आप नहीं पढ़ते हो तो देयर इज वेरी हाई चांसेस कि आप लोग फेल हो जाओगे। बट मैं बहुत कम पढ़ा उसके बाद भी पास हुआ, बिकॉज आई वॉज हैविंग डिसेंट राइटिंग स्किल्स। एक बार की बात है, महाराजा दाहर सेन का नाम सुना है आपने, और अग्रसेन का? एक कंपटीशन हुआ था अजमेर में, बहुत पहले की बात है। तो दोपहर में मेरा क्रिकेट मैच था और उसको खेलते खेलते शाम हो गई थी। अगले दिन ऐसे कंपटीशन था और उस ऐसे कंपटीशन में मेरा तुक्के से 3rd रैंक आया था। मुझे कुछ नहीं पता था अग्रसेन था कि वो दाहर सेन था, जो भी थे, बट मैंने रैंडम ऐसे लिखा था एंड गॉट द रैंक। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है सर, आपको कुछ नहीं आता था फिर भी आपका रैंक आ गया। मतलब दैट इज नॉट ए ग्रेट अचीवमेंट कि आपका ठीक है अजमेर में तो रैंक आया, बट मैं कह रहा हूं कि बिना कुछ किए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, बोर्ड एग्जाम इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो, आपको कितना अच्छे से आता है ये बहुत सेकेंडरी एस्पेक्ट है। बोर्ड एग्जाम इज ऑल अबाउट हाउ वेल यू राइट। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं 1 by 1। सबसे पहले वैसे तो मैं 4 एस्पेक्ट आपको बताने वाला हूं। एक तो ये कि जो आपको एग्जाम में पेपर मिलता है तब क्या करना है। एक स्पेसिफिक टाइम होता है ना जब आप लिखते नहीं, उसे पेपर रीड करते हो, उस वक्त क्या करना है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, और बीच में जब आपको तैयारी का टाइम मिलेगा उसमें क्या करना है, और एग्जाम सेंटर पे जब आप जाएंगे तब क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद में 90% लाना, दैट इज वेरी इजी टास्क, चाहे आप बहुत एवरेज स्टूडेंट हैं। इस क्लास में मेरे हिसाब से 70 to 80% बच्चों के 90% आ सकते हैं अगर आप इन टेक्टिक्स को यूज करते हैं तो, बट दैट रिक्वायर्स ए सीरियस प्रैक्टिस। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें। सभी लोग एक्साइटेड हो? ऐसे बैठे हैं ऐसे, बता दो, खून चूसोगे हमारा, पता नहीं क्या बता रहे हो, खुद की तारीफें कर रहे हो, और कर लो थोड़ी सी। अरे हाँ है ना, एक्साइटेड हो कि नहीं हो? तुमसे बेटर पता है किसी कब्रिस्तान के मुर्दे बोल सकते। यस सर, थोड़ा जोर से तो बोल लिया करो यार। कई लोग बहुत ज्यादा जोशीले लोग हैं, मतलब ये भगत सिंह के साथ के लोग हैं, हेमू कालानी और ये सब इनके साथ के लोग थे। इनको लगता है कि हम अकेले क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं। खैर, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू राइट, है ना, यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं, सबसे कोर पॉइंट, हाउ टू राइट। अरे कहां जा रहे हो? हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जाम, है ना। इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया था, मुझे पता है बाद में फिर से जाएगा ये। अच्छा, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कोई सी किताब पढ़ी थी क्या? तुम खतरनाक लोग हो, तुम्हारा पता नहीं है। तो वो किताब आपको किस बेसिस पर याद है? आप वापस उस किताब को देखोगे तो क्या चीज देख के उस किताब की वापस से याद आएगी आपको? यस, वेरी ट्रू। इमेजेस, कैसी फोटो थी उसमें, एक ऐसा इंसान था जिसकी शक्ल मेरे से मिलती थी, ऐसा कुछ। डायग्राम्स, राइट, यू रिमेंबर डायग्राम्स। तो जो आपका एग्जामिनर है वो भी इंसान है। कितनी क्लियर थिंकिंग है इनकी, इनको पता है। यस सर, ऑब्वियसली, ये बताने की बात है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है?
दैट हम लोग क्या करते हैं कि जैसा किताब में पढ़ते हैं, अब किताब में क्या लिखा होता है, पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, लाइंस लिखी होती है, तो हमको कभी भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में कुछ भी लिखना, कहीं भी लिखना, पैराग्राफ्स की फॉर्म में नहीं लिखना होता है। पहला रूल तो यह है, नेवर एवर 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 राइट इन पैराग्राफिक फॉर्म। The first thing that we have to do is that increase the pictographic content in your pictographic. Will it help me? Pictographic content. सत्यानाश इसका। Increase the pictographic content. ये सबसे पहली चीज आपको करनी है। क्या लिखा आपने सबसे पहले? कभी भी पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना है। लिखते जाओ तुम लोग, तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, पता है मुझे, और अभी 1.5 इंच ऊपर से निकल जाएगी आपके बात, है ना? तो साथ में लिखते जाना है सभी को। तो पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने? यस, नेवर राइट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? सबसे पहली चीज आपको जो करनी है, अब बताओ मुझे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर लिखते हैं? हाँ, तुम लोग हाथ खड़े कर लो फटाफट, तुम लोग प्रेमचंद टाइप के व्यक्तित्व नहीं हो, बताओ जल्दी से। ओके, ओनली 3-4 पीपल, बाकी सब लोग हमें आंसर ही नहीं आता। आना तो चाहिए सर, हम तो उस हिसाब से लिखते हैं जिस हिसाब से हमारे आगे वाले ने लिखा है। उसने पैराग्राफ लिखा है, हम पैराग्राफ लिख देते हैं। उसने पॉइंट्स लिखे, हम पॉइंट लिख देते हैं। उसने खाली छोड़ दिया, हम भी खाली छोड़ देते हैं। हमारा आंसर डिपेंड करता है कि आगे वाले का आंसर क्या है, नहीं? दैट इज अल्टीमेट ट्रूथ। हम क्या लिखेंगे? हम वही लिखेंगे जो आगे वाला लिखाएगा। हमने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। गाना सुना है ना आपने, है ना? वेरी नाइस, बहुत टैलेंटेड लोग हैं आप सभी। तो सबसे पहला हमने क्या बोला? इंक्रीज द पिक्टोग्राफिक कंटेंट। अब पिक्टोग्राफिक कंटेंट का मतलब क्या है? पिक्टोग्राफिक कंटेंट का मतलब है फ्लो चार्ट्स। मैं समझाऊंगा भी कैसे बनाते हैं ये रात को अकेला था, कुछ ना कुछ घुसा है इसमें। और मैंने सुना है कि हमारी क्लास में जो मोहक है वो बंगाल का काला जादू जानते हैं। मनचाहा प्यार, सोतन से छुटकारा, हाँ ये आप कर सकते हैं। प्लीज खड़े हो जाइए। कौन सा, क्या 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 चक्कर है इसका? खैर, फ्लो चार्ट्स है ना, टेबल्स, हर एक की वैल्यू मैं बताता जाऊंगा अभी, है ना? flowchart, tables, various shapes, diagrams and graphs. Now we'll change the slide and ये हमारे पास में है ना भाई। तो सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी? व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, हाँ, इंक्रीज द पिक्टोग्राफिक कंटेंट एंड डिक्रीज द टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट जो प्योर टेक्स्ट होता है, मतलब मैं एक बेसिक फॉर्मूला आपको बताऊं तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? इन बोर्ड एग्जाम्स और वॉट एवर एग्जाम्स यू आर अपेयरिंग इन, योर मार्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, your marks are
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिक्टोग्राफी कंटेंट। सुन रहे हो? अरे बोल तो लो। बड़ी मुश्किल से तुम लोग सामने दिखे, उसमें सूस होके बैठे हो तुम, क्या मतलब है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिक्टोग्राफी कंटेंट एंड इनवर्स टू द टेक्स्ट कंटेंट। लिखना तो टेक्स्ट ही है, बट प्योर टेक्स्ट जो होता है, पैराग्राफ्स जो होते हैं, वो अपने को मिनिमाइज करने हैं, है ना? तो आई एम राइटिंग ओवर हियर टेक्स्ट कंटेंट। सुन रहे हो? तो ये सबसे पहली बात आप लोग के दिमाग में क्लियर है। हमें क्या करना है? पिक्टोग्राफी कंटेंट बढ़ाना है, और किस कंटेंट को कम करना है? अभी जो आपने फोटो देखी थी मेरी, हाँ, मैं भयंकर भोंट विद्यार्थी था। कैसा था? भयंकर भोंट। इस क्लास में मेरे जैसे कई बैठे हैं। But still I was able to get a rank because of smart way to write in copies. Writing is a skill. तो आपको पता होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि हमें सब आता था, हमने सब कुछ अच्छे से लिखा भी, बट फिर भी मार्क्स नहीं आए। वो लिखते कैसे है पता है? एक आंसर को लिखेंगे पैराग्राफ की फॉर्म में, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऐसा लगे जो उसी में से निकल के बाहर आ रहा है, बडिंग की फॉर्म में टपक रहा है उसमें से, और वर्ड्स को इतना पास पास लिखते हैं जैसे वर्ड्स को सर्दी लग रही हो। सो दे इवन डोंट नो हाउ टू राइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खैर, अभी सब चीजें बात करेंगे अपन, हैंड राइटिंग से लेकर एवरीथिंग वी गोना टॉक टुडे। फ्लो चार्ट, टेबल्स, डायग्राम, शेप, मतलब आपको समझना पड़ेगा, फ्लो चार्ट्स आर नॉट फ्लो चार्ट, दीज आर ग्लो चार्ट्स ऑफ योर कॉपी। आपकी कॉपी को देखने के बाद में एग्जामिनर के दिमाग में जो सबसे पहली फीलिंग आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हैंडराइटिंग बेकार है? देखो, दो टाइप के लोग हैं। एक वो जिनकी हैंडराइटिंग खुद को बेकार लगती है, और एक वो जिनकी हैंडराइटिंग सबको बेकार लगती है। तो जिनकी खुद को बेकार लगती है ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनकी सबको बेकार लगती है सुधारने की जरूरत है ना? दैट इज नॉट गुड। तो सबसे पहले हमने क्या बोला? फ्लो चार्ट। दूसरा टेबल्स, डायग्राम्स, शेप्स एंड ग्राफ्स। दिस इज हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस द पिक्टोग्राफी कंटेंट। तो मैं वन बाय वन सब पे बात कर लेता हूं, एक बार थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं आपको कैसे यूज करना होता है इन्हें। तो फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे अपन? आप बता दो सर, हम आपके भरोसे आए हैं। अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं सर। अल्लाह के नाम पे दे दो सर कुछ। नहीं? लेट्स सी दैट, कोई डेफिनेशन बताएगा मुझे आप में से किसी भी चीज की? 10th वाले टाबर कहाँ हैं? 10th वाले टाबर कौन है यहाँ पे? तुम लोग टावर के नाम पे हाथ खड़े नहीं करते हो? अरे हम 10वीं बोर्ड के विद्यार्थी, हम क्या जानते हो? वृद्धावस्था पेंशन चालू हो गया हमारा, आप कह रहे हो टावर है? हाँ बालक, तुम बताओ एक बार, कोई डेफिनेशन बता दो अगर तुम्हें आती है तो, या किसी को आती है तो बता दो। एनीवन? बालक तुम्हारा नाम क्या है? साहिल। साहिल तुम बताओ। ही इज वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन, इज प्लीज साहिल। नहीं बताना, कोई बात नहीं। हाँ उमेर, तुम बता दो कोई सी डेफिनेशन। ओके हाँ, नहीं वही पूछी है मैंने। हाँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, है ना? तो लिखो एक बार ये डेफिनेशन अपनी कॉपी में। यहीं पर एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं ना साथ साथ में।
तो चीजें क्लियर हो जाएगी। यस, प्लीज हैव ए सीट। राइट। तो अभी आप सभी ने क्या किया होगा, डेफिनेशन लिख ली होगी ना, ये तो कहा था आपको। तो अब उस डेफिनेशन को अगर आपने लाइंस में लिखा है तो अब उसका थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट कर सकते हैं। क्या लिखा आप लोगों ने? कौन चेक कर रहा है सर? लिख लिया हमने, तो जितना सुनाई दिया उतना लिख लिया। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन गैसेस एटम। बालिका तुम्हारी कॉपी देना एक बार, खड़े होके दे दो, थोड़ा सा हिम्मत रखो। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस तरीके से इस बालिका ने लिखा है वो 1000s टाइम बेटर है इन कंपेयर टू राइटिंग इन द फॉर्मेट ऑफ द लाइंस। इसने क्या किया है, सुनना ध्यान से सुनिएगा एक चीज को मैं क्या कह रहा हूं। मान लो आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, उसका फ्रंट पेपर है, वो फ्रंट पेपर पूरा खाली है, उसके बीच में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, तो आप में से कोई ऐसा होगा जो उस लाइन को मिस करेगा? नो। जैसे ही इंसान को स्पेस दिखता है उसका फोकस रेज हो जाता है। तो जो एग्जामिनर है वो कब इंटरेस्टेड होगा आपकी कॉपी को रीड करने में? जब स्पेसियस दिखेगी वो, ठीक है। और स्पेसियस कॉमन सेंस की बात है, उसको जितना कम टाइम लगेगा आपकी कॉपी को पढ़ने में उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, डेफिनेशन को ऐसे लिखने के बजाय फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने ऊपर क्या लिख दिया, कोई 10th वाला टाबर बताओ ना, बालिका तुम बताओ डेफिनेशन कोई जो इनको भी आती हो, क्योंकि 12th वाली डेफिनेशन तुमको नहीं आती, 10th तो ये लोग पास है। कई लोग बाइक रेस है, मुझे पता है, तुम बताओ। हाँ, तो 10th वाले मतलब भयंकर अंग्रेजी बोलते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम बताओ बालिका। देखिए भयंकर बोलते ना अंग्रेजी ये लोग, ये सारे भयंकर अंग्रेजी बोलते हैं। बैठ जाओ बालिका। अरे कोई आराम से बोलने वाला हो तो वो बताओ ना यार, ऐसे क्या भयंकर अंग्रेजी बोलते हो तुम लोग? साहिल आप बताएंगे प्लीज। साहिल डोंट गेट हेजिटेट, ये सब इनको कुछ नहीं आता है। आराम से खड़े होकर बताओ तुम। नहीं और कोई बताएगा, कोई आराम से मतलब ध्यावस से कोई ऐसी डेफिनेशन जो सबको ही पता हो, कोई सिंपल सी बताओ। हाँ, पोलिनेशन आता है आप लोगों को? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, यही होती है ना। अब अपन लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर, सुनिएगा एक बार, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, इतना लिख दिया यहां पे, फ्रॉम मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है अब ये, एंथर टू स्टिग्मा। इज पॉलिनेशन। ठीक है, एग्जामिनर को आपकी कॉपी को रीड करने में जितना कम टाइम, ये चीजें बहुत छोटी, मतलब बहुत छोटी चीजें हैं ये कोई भयंकर साइंस नहीं है, बट लोग इन्हें यूज नहीं करते हैं। वो कचरा काट के आते हैं। तो मैंने क्या, अब तुम मुझे बताओ, अगर ये चीज लाइन की फॉर्म में लिखी होती तब रीड करना आसान होता, कि ऐसे लिखिए तो रीड करना आसान है? सच्ची बोलना, जो झूठ बोलेगा उसकी सासू, ये तो पता ही है आपको।
जो भी मेरी क्लास में आज तक झूठ बोला है उसकी सासू मर गई है। अच्छा, 12वीं क्लास में कई लोगों को सासू ध्यान चल जाती है खुद की, नहीं? 12वीं क्लास वाले कई टाबर ऐसे होते हैं जिनको पता आ रहा है अच्छा ये मेरी सासू है। हरामखोर लोगों। चलो यहां देखो, हमने क्या बोला साहिल? हमने बोला, बहुत बेसिक डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसको मैंने ब्रेक कर दिया है, तो नाउ इट हैज कन्वर्टेड फ्रॉम लाइन टू फ्लो चार्ट। ये बहुत सिंपल चीज है, पर लोग नहीं लिखते हैं ऐसे। तो जब भी आपके पास में 2 लाइन का या 3 लाइन का आंसर हो तो ट्राई टू ब्रेक दैट इन दिस फॉर्मेट। जितना ज्यादा आप कंटेंट को ब्रेक करते जाएंगे उतनी ही आपकी कॉपी की ब्यूटी बढ़ती जाएगी। कॉपी की ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए हमें फेयर एंड ग्लो यूज करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी नीड इज पिक्टोग्राफिक कंटेंट। सबसे पहली बात, अब देखो मैंने क्या बोला दिस, सबसे पहली चीज, आज जो सीख रहे हो उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। सर वो आपने बोला, सेमिनार था, आपने बोला हम आ गए, फिर आपने जो बताया हमने तो वहीं पे हम लोग उसको फाड़ के तप लिए। सर सर्दी ज़्यादा है, फिर बाहर जाके बीड़ी पी लिए, भूल गए सब, उड़ गया सब दिमाग में जो था। सर हमने सुना है कि वो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, तो मैंने 30 नंबर का बीड़ी का बंडल खरीद लिया, फिर बात ही खत्म हो गई, लफड़ा खत्म हो गया। सर जो मैं कह रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करनी है, सुन रहे हो? सर किसकी प्रैक्टिस करनी है? सर बीड़ी लगातार पीनी है। सर आपने बोला सर बीड़ी पीनी है, लगातार पीनी है, मतलब जब तक बंडल खत्म नहीं हो जाए तब तक। तो जो कंटेंट हम सीख रहे हैं उसकी कंटिन्यूसली क्या करनी है? प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के यूजलेस है। सुन रहे हो क्या? तुम लोग यार, चलो ठीक है। अब सेकंड एस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, एक और दूसरी चीज डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन का आंसर तो पैराग्राफ की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, चाहे मर के पच जाएं हम, है ना, इसका आंसर तो मुझे पैराग्राफ की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, तो आपको ब्रेक कर लेना है। वो क्या कर लेना है? ब्रेक। कैसे करोगे ब्रेक? कॉपी को 2 हिस्सों में तोड़ दोगे, ब्रेक हो गया। छोटी छोटी कॉपी एग्जामिनर आराम से देख पाएगा। सर सो इजी, लफड़ा ही खत्म कर दिया साला। पैराग्राफ की फॉर्म में अगर आपको लग रहा है तो क्या करना है? उसको ब्रेक कर देना है। किसमें? पॉइंट्स में। ये तुम स्टाइल में बोल रहे हैं सब लोग, पॉइंट्स में ब्रेक कर देंगे। सर होगा नहीं इनसे, बातें कर लेंगे लोग, होगा इनसे कुछ नहीं। पॉइंट्स, सो इजी। तो पॉइंट्स में ब्रेक कर देना है। कैसे ब्रेक करना है उसके लिए आप लोग ये कुछ डिफरेंट स्टाइल के पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, लाइक दिस स्टार, और ये ऐसा कुछ बना सकते हैं, ऐसा बना, बस इसको छोड़ देना है। कई लोग बहुत जोशीले होते हैं, ऐसा बनाते हैं, उसमें कॉपी में छेद कर देते हैं, उसके बाद वो कॉपी बन जाती है सुदर्शन चक्र, घूमती रहती नहीं। वो जोशीले लोग हैं, अरे सर आज तो बुलेट पॉइंट हम ही बनाएंगे, आज तो कॉपी में छेद ही किया हमने। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। अपने को भगवान कृष्ण नहीं बनना है। डन, कॉपी घूम रही है अब, ऐसा नहीं करना है। ऐसा बना सकते हैं, या हैशटैग, इसकी तो खूब प्रैक्टिस होगी तुम लोगों को, नहीं? हैशटैग नाच रहे हैं, हैशटैग अब रुक गए हैं, हैशटैग अब थोड़ा सा पानी पिएंगे, है ना, हैशटैग अब भूख लग रही है,
हैशटैग अब खाना खाएंगे, हैशटैग बाय थैंक यू नहीं, हैशटैग यूज कर सकते हैं, या @ यूज कर सकते हैं, या कुछ ऐसे और भी आप यूज कर सकते हैं। कई भक्त टाइप के लोग ओम लिख सकते हैं आगे पॉइंट लिख रहे हैं अपना, हाँ जो भी है आप लोग लिख सकते हैं, बट दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स। काम की बात समझ रहे हो ना आप लोग, या सिर्फ दांत निकाल रहे हो? थैंक यू। पहली बात समझ में आ गई? पानी पड़ा है किसी के पास में? देना एक बार। दारू वारू तो मिक्स नहीं है उसमें? वो पीछे पीछे बालिका दे रही है। दारू दारू थोड़ी ना है इसमें। फिर ऐसी बोतल, इतनी बड़ी बड़ी बोतल लाते हो तुम लोग। इसको नोट कर लो ना तुम लोग। ऐसे क्या देख रहे हो? सर आप पानी पियोगे, हम देखेंगे सर कैसे पीते हो सर आप पानी। अरे गनचक्रो। ओके, इसका तापमान कितना है बालिका पानी का? गर्म है बहुत, ये तो उबलते हुए झरने से लेके आए हैं। चलो, ओके, कैरी ऑन ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग मस्त मजे आ रहे हैं। हाँ, आप लोग सिगरेट पिया हो जाओ, दुष्ट लोगों। शाम को काम आएगी बाकी बची हुई। चलो, सबसे पहले आपने लिखा फ्लो चार्ट, ठीक है ना? लिख लिया सब लोगों ने? अपने को रिलैक्स होके सीखनी है चीजें, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। सर हम तो बोर्ड के बच्चे सर, आप मजाक कर रहे हो सर हमसे सर, हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए भैया ना। सर हम बोर्ड के बच्चे सर बोर्ड हमको तोड़ देगा सर, प्लीज सर हमसे मजाक मत करो सर। मतलब मैंने देखा ऐसा, पेरेंट्स का एटीट्यूड होता है ऐसा। अरे तू बोर्ड का बच्चा है, बच्चे को लगता है कि मेरे माँ बाप कौन है फिर। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है ऐसा। इतनी बार सुना है उसको, तू बोर्ड का बच्चा है, तू बोर्ड का बच्चा है। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इंसान को, है ना? सोचता चला माँ बाप कौन है मेरा, बोर्ड ने पैदा किया है मुझे, बोर्ड ने कितने बच्चे पैदा कर दिए। भारत की जनसंख्या के पीछे बोर्ड का ही रोल है। खैर, ये सेकंड बात समझ में आ गई सब लोगों को? क्लियर है? अब तो थोड़ा जोर से तो बोल दो ऐसे। क्या? बहुत बढ़िया। तो ये पहली बात समझ में आ गई? ये दीवार उस तरफ नहीं खिसकानी है अपने को, इसका वॉल्यूम इतना ही रखना है। ये स्पीकर तुम्हारे पास में आके बोलेगा मेरे को चिल्ला लेने दे, तू क्यों चिल्ला रहा है, थोड़ा कंट्रोल करो ना। बीड़ी ज्यादा पी तुमने? चलो, पहली बात समझ में आ गई ना सब लोगों को? दूसरी समझ में आ गई? मैं चेक कर रहा हूँ इनको, ये कह रहे हाँ सर आ गई सर। ये तुम हाँ तुम स्टैंड अप करण, खड़े हो जाओ तुम, है ना? अभी तुमने कहा था ना यहाँ सर आ गई समझ में। ये वो लोग हैं जो बीड़ी से पहले जर्दा खा लेते हैं। बैठ जाओ नीचे, पता ही नहीं है कुछ यार इनको। चलो, तो फर्स्ट थिंग ये मैंने आपको बता दिया कि फ्लो चार्ट कैसे यूज करना है। आज के सेमिनार का कॉन्सेप्ट यही है, अगर आप एक चीज सीख जाते हो, उसे इंप्लीमेंट कर लेते हो, तो दैट इज एनफ। सर और बताओ सर, 100 पॉइंट बता दो हमको। तुमको वैसे कुछ याद नहीं है ना? और मैंने 100 पॉइंट और बता दिए सेमिनार में, तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। तो एक काम की बात बता दी आपको, ये वाली, ठीक है ना? अब देखो, ये क्लियर है? इसकी बात बाद में करेंगे, पहले कुछ शेप्स की बात कर लेते हैं, है ना? ये क्या है इसको देखते हैं एक बार। जैसे मान लो अपने पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके कई टाइप्स होते हैं, है ना? 3 टाइप हो सकते हैं, 4 टाइप हो सकते हैं, ऐसी कोई होती है चीज? बताओ देखिए, कोई ऐसी चीज बताओ जिसके 3-4 टाइप हो। साहिल, कितने टाइप होते हैं उसके? इसमें हंसने की क्या बात है? मतलब रिप्रोडक्शन इज ए मैटर ऑफ रिप्रोडक्शन। अरे सर क्या घनचक्कर लोग हो तुम यार।
हाँ यस प्लीज। 2 ही हुए यार ये तो, 3-4 बताने। और कोई इसके अलावा? वेरी गुड साहिल। और कोई? बालक तुम्हारा नाम क्या है? हाँ प्रभव, बता दो। ट्री, क्या करना है आगे उसका? काट दूं? ट्री का क्या करना है? हाँ बताओ। छोटा ट्री, बड़ा ट्री, बीच का ट्री, जिसके ऊपर चढ़ सकते हैं ऐसा ट्री, जिसके ऊपर चढ़ के गिर सकते हैं ऐसा ट्री, जिससे दूर रहना ऐसा ट्री है ना। क्या यार तुम लोग यार। हाँ तुम बताओ विपुल, तुम बताओ चलो। 2 तक ही याद है मैक्सिमम। हाँ चलो आकाश तुम बताओ बैठो। ठीक है, ठीक है ना, ऐसा कुछ आया मान लो क्वेश्चन है ना। 3 टाइप है आप लोग को मतलब 10th वाले टाइप कुछ हवा लगी? ऐसी की हवा लग रही है? बहुत बढ़िया। यहाँ देखो, मतलब किसी चीज का मान लो 3 टाइप है, तो हमने क्या किया, कुछ ऐसा ट्राइंगल बना दिया ठीक ठाक साइज का, और उसके यहाँ पर मेंशन कर दिया जिस भी चीज को अपन डिफाइन करने वाले हैं। जैसे बालक ने बताया टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां मेंशन करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। मैं कुल मिला के कहने वाला हूं कि आपने चीजें बहुत खुली खुली लिखनी है, ताकि एग्जामिनर जो ना शांति से आपकी कॉपी देख सके। कई बार आपने जो लिखा है उसको ढूंढना पड़ता है कि क्या लिखा है, तो यहां पर हम उसके तीनों टाइप मेंशन कर देंगे, है ना। और साथ में कुछ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, टाइप्स के साथ में आप एग्जाम्पल भी यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो दैट विल लुक स्लाइटली बेटर इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग देम डायरेक्टली। अच्छा, ऐसा ट्राइंगल और ये सब चीजें शेप बनाने के लिए आपको आंसर पता होना चाहिए, है ना। ये तो क्लियर है। ट्राइंगल बना के अब बैठे हो, अब क्या करें। ट्राइंगल तो बना दिया है, हाँ अब क्या करें। तो दैट वॉन्ट मेक एनी सेंस, राइट। या फिर आप ऐसा शेप बना सकते हो लाइक दिस और लाइक दिस, है ना। बहुत बहुत टाइप के शेप बना सकते हो, बट ट्राई टू इंट्रोड्यूस देम, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? तो इसकी प्रैक्टिस अपने को करते जाना है। बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ भयंकर पढ़ना नहीं पड़ता है, पेपर विल बी वेरी सिंपल, बट द वे यू राइट मेक्स द सेंस। समझ रहे हो? सब लोग समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। तो हमने सबसे पहले बोला दैट इन द बोर्ड्स योर मार्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, थोड़ा बोल तो लो ऐसे क्या, बीड़ी यही मंगवा दूं सबके लिए कि, थोड़ा हिम्मत रखो ऐसे। पिक्टोग्राफी कंटेंट का मतलब है फोटोग्राफी कंटेंट। मैंने आपको क्या कहा कि आपको कौन सी किताब याद थी, उसका कुछ डायग्राम आपको याद था। तो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करते हुए आगे जाएगा, तो उसको पीछे का कुछ अच्छा काम याद होना चाहिए आपका। वो पीछे का अच्छा काम याद कब होगा? जब वो फोटोग्राफी कंटेंट होगा, पिक्टोग्राफी कंटेंट होगा, तब वो आपके अच्छे काम को याद रखेगा, और तब वो आगे मोमेंटम में आपको ढंग के नंबर देगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। कि मुझे अगर 5वीं क्लास की किताब का कुछ याद है तो उसका डायग्राम याद है। So the same concept I am applying in the writing. That's what I am trying to tell you. Is it clear to all of you? ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो लोगों को नहीं पता। इट्स वेरी गेटिंग good marks or the highest marks in boards is not in very tough science. It's very easy aspect. ऐसा कहा जाता है
मतलब यूपीएससी के लिए ऐसा कहा जाता है कि, या मैं तो सबके लिए ही कहता हूं कि अगर आपने कोई आंसर लिखा और उस आंसर में 2 लाइन कंटिन्यूसली आपने मेंशन कर दी, तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि वो लाइन यूजलेस है। एग्जामिनर अपने ब्रेन को इतनी देर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकता कि वो फर्स्ट एंड से लेकर लास्ट एंड तक रीड कर पाए, मीनिंगफुल रीडिंग कर पाए, बीच बीच में भूल जाएगा वो। तो ब्रेक द कंटेंट, लाइंस में मत लिखो। समझ रहे हो? ये सब बातें उसी के लिए जिसको आंसर याद हो। सर आपने बोला पिक्टोग्राफिक कंटेंट, बना दिए सब। हम ट्राइंगल बना दिए, पेंटागनल बना दिए, @ बना दिए, बुलेट पॉइंट्स बना दिए, फ्लो चार्ट बना दिए, बस उन्हें लिखना बाकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत आंसर आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है ना? ओके, ऑलराइट। कहाँ चल रहे थे हम लोग? इधर। ये सब आपको मिल जाएगा वैसे। ओके, अब टेबल्स की बात करते हैं। तो टेबल्स आर द केबल्स जो आपकी तरफ मार्क्स को खींच के लाएंगी। मतलब मैं ये कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम्स और ये सब चीजें ना बहुत सिंपल चीजें हैं, इनका बिना मतलब हुआ बनाया जाता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे होते हैं जिनके इंटरव्यूज में न्यूज़पेपर में रीड करता हूँ, इंटरनेट पे देखता हूँ, वो लोग सबसे पहले एडवाइस ये करते हैं बोर्ड एग्जाम वाले दिन पानी पी के जाएं। फिर मुझे ध्यान चला कि हाँ, अगर एक्सपर्ट ने नहीं बोला होता तो बच्चे बेचारे तो प्यासे ही भटक रहे थे। आज उनको ध्यान चला है पानी पी के जाएं। ओह, ग्रेट एडवाइस। टेंशन ना लें। अरे ऐसा बोलने से टेंशन नहीं आएगी क्या? बेवकूफ आदमी है। जहां टेंशन का नाम ले लिया वहीं टेंशन आना स्टार्ट हो जाती। टेंशन ना लो भाई, भयंकर टेंशन आ गई फिर तो। इजंट इट सो? रिलैक्स रहें। वाह वाह, क्या भयंकर एडवाइस देते ना वो लोग। मतलब मैं फैन हूं ऐसे लोगों का, जबरदस्त है। डायग्राम्स जो होते हैं, नॉट डायग्राम्स बट दे आर द मोनोग्राम्स और होलोग्राम्स ऑफ योर कॉपीज। दे आर मोनोग्राम्स और होलोग्राम्स जो आपकी कॉपी को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट हु आर यू। तो आपको थोड़ी बहुत इसकी भी प्रैक्टिस करनी है ना? मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको क्या आता है बहुत 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 सेकेंडरी है, आप कैसा लिखते हैं बहुत 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 प्राइमरी है। आपकी हैंडराइटिंग कितनी घटिया हो बहुत सेकेंडरी एस्पेक्ट है, बट द वे यू रिप्रेजेंट योर कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे जरूरी चीज है वो जो मैं आपको सिखा रहा हूं, और उसकी प्रैक्टिस करना चालू करनी है। जब आपकी कॉपी चेक होगी तो हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि आप लोग उसमें कुछ इसी फॉर्मेट में लिखें। समझ रहे हैं आप लोग? वेरी नाइस। ग्राफ्स ये भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कहीं पर किसी चीज का ऑर्डर पूछा, क्या पूछा? ऑर्डर, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, तो आप क्या कर सकते हैं वहां पर ग्राफ बना सकते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल बताओ, देखिए किसी चीज का ऑर्डर बताओ कुछ। एनीवन? लेट्स सी वी टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ द 16 ग्रुप, लेट्स सी, है ना? तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैंने यहां पर लिखा बॉइलिंग पॉइंट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग, मेरे पास 2 तरीके हैं लिखने के, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं आपको। मैंने यहां लिखा बॉइलिंग पॉइंट और यहां पर लिखा मॉलिक्यूलर मास। ऑलराइट, तो कुछ इस फॉर्मेट में आता है। सबसे ज्यादा H2 होगा, फिर H2S का, फिर H2SE, फिर H2TE, है ना? दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, राइट? एक तो तरीका ये है रिप्रेजेंट करने का जिससे आपकी वैल्यू बनती है किसके सामने? हाँ, वो आपको समझेगा कि यार छोरे को तो इस तरीके से लिखना आता है, या छोरी को, व्हाटएवर, वहां तो रोल नंबर जाता है आपका जो भी है। दूसरा तरीका क्या है इसी को लिखने का? H2O, H2TE,
जिसमें ढूंढना पड़ेगा, विच इज बेटर नाउ ऑब्वियसली। तो जो ऑर्डर्स है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसको आप ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और टेबल्स के लिए जहां भी डिफरेंस पूछा आपसे, क्या पूछा, जहां पर भी डिफरेंस, वहां पर आप क्या बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जहां ऑर्डर पूछेंगे वहां क्या बना सकते हैं, ग्राफ्स। जहां डेफिनेशन पूछेंगे वहां क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट्स। समझ रहे हैं? जहां टाइप्स पूछेंगे वहां पर क्या बनाएंगे, शेप्स। और जहां लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, बुलेट पॉइंट्स। समझ रहे हैं? दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। दिस इज हाउ वी कैन इंक्लूड द पिक्टोग्राफिक कंटेंट। ठीक है, साहिल आपको भी लिखना है ना? अच्छा, आप लोग इस ग्राफ के साथ में ये भी लिख सकते हैं, ग्राफ तो आपने बना ही दिया, साथ में आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है ना। अभी तो और चीजें सीखेंगे अपन, ये सबसे पहली बात मैंने आपको सिखा दी है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट्स आर व्हाट, ग्लो चार्ट्स, बताया आप लोगों को मैंने। हाँ, तो फ्लो चार्ट्स कहाँ यूज करना है, वेर एवर वी हैव टू राइट द डेफिनेशन। टेबल्स कहाँ यूज करनी है, वेर एवर वी हैव टू राइट द डिफरेंस। चाहे दो ही डिफरेंस हो, चाहे दो ही डिफरेंस हो, टेबल बना के। और सुनो मेरी बात, एक और काम की बात है, टेबल जब भी बनाते हैं आप लोग, तो दो लाइंस खींचनी है पैरेलली। दिस टेबल देखिएगा, एक तो मैं ऐसा बनाऊं और एक मैं ऐसा बनाऊं, स्केल तो यूज करना है ऐसा। मैं अपना स्केल यूज कर लेता हूं यहां से, ओके, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे में यूज कर रहा हूं। एक तो दो लाइन खींच के डिफरेंस किया, मतलब डिफरेंशिएट किया, और एक सिंगल लाइन से डिफरेंशिएट किया। दिस लुक्स मच बेटर। ये बहुत बारीक बारीक चीजें बता रहा हूं मैं आपको। दिस लुक्स मच बेटर। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए सिंगल vertical line, you can use two parallel vertical lines to differentiate whatever the stuff you are writing about. Okay, so ठीक है, वापस से एक बार मेंशन कर देते हैं इन सब चीजों को। फ्लो चार्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, ये हमें यूज करना है इन डेफिनेशंस, ये हमें यूज करना है इन द डिफरेंस, रट लेना है इसे। ये हमें डायग्राम्स, इज ऑब्वियसली डायग्राम्स हैव नो एनी स्पेसिफिक रिप्लेसमेंट, बट you can draw the diagram even where it is not asked to draw. मैं देखता हूं कि स्टूडेंट बहुत बार पेपर के हिसाब से चलते हैं, एग्जामिनर पेपर के हिसाब से नहीं चलते हैं। आपको जो पूछा उतना ही लिखें, ये सबसे गलत स्टेटमेंट है आज तक का, जिससे सबसे घटिया मार्क्स आते हैं। आपको जो पूछा उतना लिखो, अच्छी बात है, बट कुछ एडिशनल उसमें आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो दैट इज वेरी गुड। ठीक है, जितना आप पूछा उतना लिखो, अच्छी बात है, बट कुछ अगर आप एडिशनल वैल्यूज में ऐड करते हैं तो दैट इज द वेरी नाइस स्टफ, है ना। तो डायग्राम्स, कहीं पर आपको लग रहा है कि यहां मुझे डायग्राम मुझे आता है, तो उसको बना देना है, उसको मारना नहीं है मन में, उसको अपने को बना देना है ना। ड्रॉ वेरेवर, whenever you remember, instead of wherever you are asked to, wherever you remember. शेप्स आपको पता ही है, टाइप्स बताने के लिए यूज कर सकते हैं, और ग्राफ्स आपको पता ही है ऑर्डर बताने के लिए। ऑलराइट, सबसे बड़ी बात यह है कि मन से लिखना है। बहुत बार जब आप कॉपी में काम करते हो तो आप मन से लिखते हो, तो क्या करते हो, बार बार पेज को पलट के हाथ चलाते हो उसके ऊपर, करते हो ना ऐसा। सर हम कॉपी लेके नहीं आते, एक पेज लेके आते, उसी पे लिखते हैं सर, वो भी पड़ोसी से मांग के लिखते हैं।
जब भी आप कॉपी में ढंग का काम करते हैं आप बार बार उसके ऊपर हाथ चलाते हैं पीछे जा जाके, अरे मेरा बेटा, बिकॉज यू हैव डन सम सिंसियर वर्क। तो सिंसियर काम आपको वहां भी करना है। जब आप ये सारे टेक्टिक्स यूज करोगे ना तो अपने आप आपकी काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी। सुन रहे हो? जब आप पिक्टोग्राफिक कंटेंट को रेज करते हो ना कॉपी में, तो आपका कभी टाइम कम नहीं पड़ेगा, कभी भी टाइम कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप फिर हर चीज को छोटी कर दोगे, हर चीज छोटी हो जाएगी फिर। खैर, तो ये सबसे पहली चीज है ना। अपन आगे चलते हैं। इतना क्लियर है सब लोगों को? ठीक है। ओके, तो जो नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को बताना बहुत जरूरी है, दैट वेन एवर यू राइट, whenever है ना, या मैंने बहुत सारी स्पेलिंग्स गलत लिख दी है, आपके साथ भी ऐसा हो जाता है, जैसे यू की स्पेलिंग गलत लिखी है, रॉन्ग की स्पेलिंग गलत है, आंसर की स्पेलिंग भी गलत है, ठीक है। तो आप कुछ गलत लिख देते हैं, तो उसको तमीज से काटना है ना, तमीज से, ऐसे बस ध्यान चल जाता है उसमें। तुमने कुछ गलती कर दी, तुम्हें उससे नफरत हो जाती है रुकते, आधा टाइम उसी में लगा देते हैं अपन, और फिर वही आपका प्यारा सुदर्शन चक्र है ना, छेद करके मानते हो तुम लोग तो नहीं। तो वो काम नहीं करना है अपने को, जस्ट डू दिस, इनफ। आपको भी शांति रहेगी और जो एग्जामिनर है उसको भी शांति रहेगी। जस्ट डू दिस। क्लियर है? तो अभी कुछ आपने सिग्निफिकेंट सीखा कि नहीं सीखा? है ना, बहुत कुछ सिग्निफिकेंट आपने सीखा, वेरी नाइस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेकार हैंडराइटिंग वाले जो लोग हैं ना, वो थोड़ा स्पेसियस लिखें। समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा दूर दूर लिखें, और दैट्स ऑल फाइन। थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ में लिखें, अपनी इज्जत करें। आप जितना रिलैक्स माइंड के साथ में जाके चीज़ें प्रोसीड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उतनी ही बेटर आपकी परफॉर्मेंस आएंगी। तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके एग्ज़ाम में जाएं। जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तो आई वॉज वेरी टेंस्ड, स्पेसिफिकली इन 10th क्लास। आई डोंट नो व्हाई आई वाज टेंस्ड, क्योंकि शायद मैंने पढ़ा था उस साल। 12वीं क्लास में आई वॉज वेरी फ्री, अरे कुछ नहीं है, कुछ आता ही नहीं था मुझे, तो ऐसे चला गया। तो बीइंग रिलैक्स्ड इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। तभी तो आपकी हैंडराइटिंग आएगी वहाँ पर अच्छी, तभी आपको कंटेंट याद रहेगा, और तभी ये पिक्टोग्राफिक कंटेंट प्रेजेंटेशन आप लोग कर पाओगे, वरना आप लोग वहाँ ऑटोग्राफ देके वापस आ जाओगे, है ना। आपने देखा ना ऐसा कि बहुत बार आपको आता बहुत कुछ है, फिर भी आपका लिखने का मन ही नहीं हो रहा होता है, या आप लिख भी रहे होते हो तो बहुत बेमन से लिख रहे होते हो, तो फिर बेमन से आपके मार्क्स आते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पीपल stay calm and then execute whatever skill you have. That is the only way to execute at the 100%. वरना आप हमेशा हमेशा कॉम्प्रोमाइज फॉर्मेट में चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, अब मैं आगे चलता हूँ। मैंने आपको बता दिया है, ऑलराइट। सो ठीक है,
ये तो आपको पता ही है कि नेवर लीव एनी क्वेश्चन, तो बताइए। कुछ नहीं आता है तो अपने आगे पीछे साइड में भी लोग बैठे होंगे, ये पता होना चाहिए अपने को। सब कुछ अपने को ही नहीं पढ़ना है सर, हम तो इसी भरोसे हैं सर। हमें लग रहा है कि जो 4 स्क्वायर बनेगा ना, एक आगे एक पीछे, तीतर के आगे एक तीतर, तीतर के पीछे एक तीतर, साइड में भी तीतर, उन्हीं के भरोसे हम लोग। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नेवर लीव एनी। अगर आप लोग गलत आंसर भी लिख के आते हैं तो भी आप लोग अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो। कई लोग गलत आंसर लिखते हैं तो और उसमें घसीटा मार देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। हाँ, कॉन्फिडेंस उसमें नहीं जाएगा आपका छपके, बट हैंडराइटिंग आपको रखनी है ऐसी, है ना, बहुत रिलैक्स होकर आपको लिखना है कि हाँ इसमें नंबर मिल जाएंगे, तो मिल जाते। ओके, तो ये तो कुछ एक बेसिक स्किल्स है, इतनी स्किल्स आपके लेवल पर नीडेड होती है। ओके, ठीक है। अब उस टाइम की बात करते हैं जो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलता है ना। तो सेमिनार बहुत ही लंबा हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो आज अपन 2 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, बाकी पॉइंट्स जो हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे कभी और, या आपके पास में वीडियो सेंड कर देंगे। बट एक कोर पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, अब एक और कोर पॉइंट डिस्कस करेंगे, देन वी विल फिनिश इट, है ना, क्योंकि बाकी लोगों को अब बीड़ी भी खरीदनी, टाइम हो रहा है अपना, तो बीड़ी इज वेरी एसेंशियल साइमल्टेनियसली। So now what to do when you are handed the paper, whatever handed over and so on, जो पेपर आपको मिलता है तब क्या करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है। एग्जामिनर ने पेपर दे दिया, अब एग्जामिनर कह रहा है कि इसके पेपर गिनो, तो पेपर गिनने बैठ गए। वगैरह प्रिंटिंग मिस्टेक देखो, प्रिंटिंग मिस्टेक देख रहे हैं ऐसे लोग जिनको ये नहीं पता कि हमारे सिलेबस से कितने चैप्टर हट गए हैं, कितने चैप्टर थे बुक में, वो प्रिंटिंग मिस्टेक देख रहे हैं। सर इस क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है सर, तो ऐसे काम नहीं करने अपने को। अपने को वो करना है जो अपन कर सकते हैं। अच्छा कॉपी के पेजेस गिन लो, ये सब कुछ नहीं करना अपने को। व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू प्लान। मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों टाइम कम पड़ता है, क्यों हैंडराइटिंग बेकार आती है, क्यों आप ढंग से नहीं लिख पाते हो, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो पेपर आपको मिलता है तो क्या करना है, 15 मिनट मिलते हैं ना आपको, 15 मिनट्स, क्या करते हो उस टाइम पे तुम? भगवान 51 रुपए का प्रसाद, इजी होना चाहिए। 51 रुपए का पक्का नहीं? तो तुम लोग को पेपर मिला कहाँ अभी तक 12वीं क्लास का? 10th में दिए आए थे? चलो एक जोक सुनाओ, खड़े हो जाओ, तो बाद में बात करेंगे बाकी सब। हाँ अभी सुना दो। बालक एक जोक सुना रहे हैं ना, आप तक पहुंचाता हूं मैं। हाँ सुनाओ। हाँ। सॉरी छोर में टैलेंट तो है, मतलब मानना पड़ेगा। प्लीज हैव ए सीट। वेरी नाइस, हंस लो सर, थोड़ा सा हंस लो सर। सो व्हाट टू डू व्हेन यू आर हैंडेड ओवर द पेपर, है ना। बहुत ही घटिया जोक सुना है बालक ने। तो देखो, सबसे पहली बात, आपको जो बड़े क्वेश्चंस है उनमें ऑप्शन आते हैं ना, या नहीं आते हैं? उन ऑप्शंस को देख के चूज करना है कि मुझे कौन सा करना है। बहुत बार लोग पता है क्या करते हैं, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है ना,
अब वो 2 पार्ट में है, 1 और 3, 1+3 है। वो एक्साइटमेंट में उन्होंने देखा, ऊपर वाला आता है, 1 नंबर वाला आता है, फिर बाद में जाकर अरे यार 3 नंबर वाला नहीं आता है इसका। तो क्या हुआ, आपने 4 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किया, लेकिन जो उसमें क्या हो गया, दैट हैज बिकम ओनली सिंगल मार्क। ये बहुत बेसिक एग्जांपल दिया है क्योंकि ऐसा मेरे साथ में हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, आपको पेपर में ही राइट आंसर्स ऑफ 1 वर्ड क्वेश्चन, मतलब 1 वर्ड आंसर जो भी है, 1 वर्ड क्वेश्चन तो कैसे होगा, पेपर में लिख लेना है आपको। अलाउड होता है ना पेपर में लिखना, या नहीं होता है? बेवकूफ हो तुम लोग, मार्क भी नहीं कर सकते। तुम क्या बिल्कुल सन्नाटे हो तुम लोग, पेपर में मार्क भी नहीं कर सकते, टिक भी नहीं कर सकते कि आपने कौन सा क्वेश्चन कर लिया। फिर तो गधेड़ो, जब 1 टिक कर सकते तो 2 भी कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं तो 3 भी कर सकते हैं, और 3 कर सकते हैं तो 4 भी कर सकते हैं। ये कौन सी बात होती है यार, ये ऐसे लोग ही फेल होके आते हैं। वो वहाँ हमको एग्जामिनर ने कहा कि बिल्कुल साफ सुथरा पेपर रखना है, हम साफ सुथरा छोड़ के आ गए, पेपर भी और कॉपी भी। पापा हमें मत मारना प्लीज, आपका प्यारा बच्चा, बोर्ड का भी बच्चा। ये तुम लोग क्या कर रहे हो यार। ये अगर आप काम कर लोगे ना, जिन क्वेश्चंस का आंसर 1 वर्ड में है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, फिर आप फटाफट टीप के लिख सकते हो। अगर उस वक्त आपको कॉपी में लिखना अलाउड नहीं है, तो आप क्या कर लोगे, पेपर में उन क्वेश्चंस के आंसर लिख लो फटाफट से, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा ही होता है, आवाज आ रही होती है, शोर हो रहा होता है, तो आसपास से पूछ के लिख सकते हैं फटाफट, है ना। हाँ, मजा आ गया सर, ये बहुत सही बात बताई आपने। अभी तक एक काम की बात बताई है कि आसपास वालों से टीपना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई आज आपने। थैंक यू सर। ठीक है ना, ये काम आप कर सकते हैं। थर्ड, स्टार मार्किंग कर लेनी है आपके क्वेश्चंस की। मतलब 4 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार। 7 स्टार का मतलब कोई सा ऐसा क्वेश्चन जहां से आपको स्टार्ट करना है, जिसका आंसर आपसे बेटर कोई और नहीं जानता, ऐसा आपको लगता है, मतलब ऐसी गलतफहमी आपको है, तो उसी गलतफहमी के साथ में आपको जाना है ना। सीक्वेंस में नहीं करना है। कई टाबर ऐसे होते हैं जो सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं पेपर को, है ना, ऐसे होते हैं ना कई लोग, उनको आता ही नहीं है बेचारों को, फिर भी सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं, बहुत आज्ञाकारी होते हैं ऐसे बच्चे। तो 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार और 1 स्टार जो पास वाले से पूछना है, ठीक है, पास वाले से। 7 स्टार, 7 स्टार में ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड करना है जिसमें मैक्सिमम पिक्टोग्राफी कंटेंट इंक्लूड हो सके। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा क्वेश्चन 7 स्टार में इंक्लूड करना है जिसमें मैक्सिमम पिक्टोग्राफिक कंटेंट इंट्रोड्यूस हो सके, मैक्सिमम पिक्टोग्राफिक। क्योंकि एक बार एग्जामिनर का मोमेंटम सेट हो गया तो आपको फटाफट से मार्क्स देते जाता है, और एक बार काटने का मोमेंटम सेट हो गया तो फटाफट काटते जाता है, फिर वो आपकी कॉपी में सुदर्शन चक्र बनाएगा। इट्स अप टू यू नाउ। सो वी हैव टू डू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, ये काम करना है उस टाइम में, और कोशिश ये करो कि हर क्वेश्चन में पिक्टोग्राफी कंटेंट डालना है, हर क्वेश्चन में। कोई सा भी क्वेश्चन बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखना है। अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नेवर एवर 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 राइट एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ बुक, बिकॉज बुक्स आर मोस्ट डिफिकल्ट टू रीड एंड एग्जामिनर इज ह्यूमन बीइंग, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है। प्लस आप ये भी कर सकते हो, चौथा काम, कि आइडेंटिफाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस विद मैक्सिमम पिक्टोग्राफिक कंटेंट, आइडेंटिफाई क्वेश्चंस विद मैक्सिमम पिक्टोग्राफिक कंटेंट। जब आप लोग बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे, है ना, सुनिएगा एक बार मैं जो आपको बात कह रहा हूं, दिस, ये तो नोट कर लिया ना सब लोगों ने। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे बोर्ड के, करेंगे ना, ये तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आता है मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। जो एनसीईआरटी के बाद में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीधे सीधे आते हैं, कुछ नहीं आता, और पुराने सालों के क्वेश्चन बस 5 साल के वो कर लो और वो क्वेश्चन कर लो, खत्म। फिर नंबर क्यों नहीं आते? क्योंकि लिखना नहीं आता लोगों को। आपको पेपर 70% आता है तब भी आप 80% मार्क्स ला सकते हो, 80% आता है 90% मार्क्स ला सकते हो, और 90% आता है 100% मार्क्स ला सकते हो अगर आपको लिखना आता है तो। और पेपर आपको 90% मतलब आता है और उसके बाद भी आपके मार्क्स 70% आएंगे अगर आपको लिखना ही नहीं आता तो। ठीक है, तो बहुत बार बच्चे ऐसे लिखते हैं कि वो खुद ही रीड नहीं कर पाते कि वो लिख क्या रहे हैं, राइट। सो दैट्स द थिंग राइट नाउ, फॉर नाउ जो हमने चीज सीखी है वो ये है, दिस वन, दिस। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, विल डिस्कस देम लेटर ऑन, बट दैट्स द थिंग दैट यू हैव टू इंक्रीज द पिक्टोग्राफिक कंटेंट। और बोर्ड में कोई कंपटीशन नहीं है, वहां किसी को बीट नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट करना है, कोई सीट्स नहीं है वहां पर, इजंट इट सो। बोर्ड तो सबके लिए ओपन है ना, वहां कोई रैंक ठीक है, आपको रैंक मिल जाएगा, बट बोर्ड हैज नो कंपटीशन, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ खुद का बेस्ट करना है, सबका मतलब इस फॉर्मेट में काम होना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं वो खुद का पूरा मन से लिख रहे हैं। दैट इज द मोस्ट नेसेसरी स्टफ बिफोर यू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब एक और बात कर लेते हैं कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ये भी एक बात डिस्कस करने लायक है क्या, या तैयारी तो चल रही है बढ़िया? क्या इस पॉइंट को डिस्कस करना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर, कंटेंट की तैयारी कैसे करें? ये तो राइटिंग स्किल्स के बारे में मैंने बता दिया है, एक बार चलो इस चीज को भी देख लेते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर, हमारे जो पोखरियाल जी हैं उनसे एक बालिका ने क्वेश्चन पूछा कि सर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एग्जाम देने जाऊंगी तो मैं सारा कंटेंट भूल जाऊंगी। ऐसा कितने लोगों के साथ में होता है कि जब घर पे पढ़ रहे होते हैं तो याद होता है, पेपर सामने आता है तो भूल जाते हैं? लो कई खिलाड़ी बैठे हैं यहाँ तो। ठीक है, क्यों भूल जाते हो, कोई रीजन पता है वाई? और देखिए देखिए देखिए, मेरे पास में 3 टाइप की मेमोरी होती है, एक सेंसरी मेमोरी, एक सेंसरी मेमोरी। मैं जो बोल रहा हूं वो आप सेंस कर पा रहे हैं, साउंड आपको सेंस हो रही है, ध्यान चल रहा है ना आपको कि आवाज आ रही है, इट इज व्हाट, सेंसरी मेमोरी। फिर एक होती है वर्किंग मेमोरी, कि मैंने आपको बोला कि नोट कर लो, आपने नोट कर लिया, और आपको मतलब मैंने आपको कहा कि इस चीज को बिना देखे नोट कर लो, तो आप बिना देखे भी नोट कर सकते हो, क्यों? वो सेंस से आपकी किस में चला गया, वर्किंग मेमोरी में। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस कंटेंट को अब आप 4 महीने बाद बिना देखे लिखो, तो दैट्स वेरी टफ, इजंट इट सो? तो दैट इज द रियल मेमोरी, दैट इज नोन एज ए स्टोरेज मेमोरी। तो मेमोरी इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स।
दिस इज द रियल मेमोरी. इस मेमोरी की बात अपन लोग करें, स्टोरेज मेमोरी. सेंसरी मेमोरी सबकी ठीक होती है, वर्किंग मेमोरी भी सबकी ठीक होती है. यहां डिफरेंस आता है सारा. स्टोरेज मेमोरी, दिस इज ऑल्सो नोन एज ए लॉन्ग टर्मल मेमोरी. ऑलराइट, वेरी नाइस. तो आप लोगों को काम इसी चीज पे करना है. अच्छा, आपकी स्कूल में बहुत बार ऐसे मेमोरी मास्टर टाइप के लोग आए होंगे जो कहते हैं कि आप 10 चीजें बोलो, हम बोल के बताएंगे, है ना. चेयर हो गई, स्पीकर हो गया, पंखा, ट्यूबलाइट, है ना, ऐसे फिर वो बोल के बताते हैं आपको. होता है ना ऐसा. तो आप उनसे बहुत ज्यादा, थैंक यू, तुम भी यहीं आ जाओ, साथ में बोल लेते हैं. चलता जाएगा दोनों का काम साथ में. इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वेरी नाइस स्मोक, प्रभावित हो जाते हैं कि यार इसको तगड़ा याद हुआ, यार मजे आ गए, ऐसी मेमोरी मेरी हो तो, है ना. बट ऐसा होता नहीं है. एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग. ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी मेमोरी भयंकर है. वो आसपास की चीजें पहले ही देख लेते हैं. हाँ, यहाँ आसपास क्या क्या है, अब रट लिया, बोल दिया, दैट इज नॉट ए बिग डील. उसको बोलो कि स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन बोल के बता, है ना, तो दैट विल बी वेरी टफ. पंखा कुर्सी तो कोई बोल देगा. ठीक है. तो आपको इस मेमोरी के ऊपर काम करना है, स्टोरेज मेमोरी के ऊपर. देखो, आप जिंदगी में जो कुछ बनोगे ना, वो सिर्फ इसी मेमोरी का प्रोडक्ट है, बस, और कुछ नहीं है. यू आर एट द एंड मेमोरी, एंड वन डे यू विल बिकम ए मेमोरी. सो टू बी मेमोरेबल, you must have a strong memory, because a strong memory create ideas, and you will be remembered for the good ideas, great ideas. That's it. Innovations, invention, they are what? They are ideas. कोई सा इंसान इंटेलिजेंट होता है तो कैसे इंटेलिजेंट होता है वो, क्या रीजन होता है उसकी इंटेलिजेंसी का, बताएंगे आप मुझे. आपने देखे होंगे ना ऐसे बहुत सारे इंसान आपकी फैमिली में, आपके आसपास, जो किसी भी बात पे कुछ नई बात बोल देते हैं, या नया आइडिया ले आते हैं, या कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज बता देते हैं आपको. जैसे गैमिट्स या क्रोमोसोम्स या जो भी चीजें होती हैं, इनका क्रॉस होता है ना, F1 जनरेशन या ऐसा कुछ पढ़ा ना आप लोगों ने, सुना है ना. वैसे ही आइडियाज का भी क्रॉस होता है. मतलब आपके दिमाग में 2 चीजें पहले से है या 3 चीजें पहले से है, और आपस में मिक्स हो रही है, और उससे चौथी बात निकल के आ रही है. तो चौथी बात निकल के कब आएगी, जब 3 पहले से है. मैं आपको कहता हूं कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए, नॉलेज. नॉलेज चाहिए ना, नॉलेज चाहिए. Isn't it so? बिना नॉलेज के कोई साइंटिस्ट बन सकता है क्या? मुझे कोई नई चीज खोजनी है, उसके लिए मुझे पहले से क्या पता होना चाहिए, पहले क्या क्या खोजा है. हाँ, मतलब मैं रिसर्च लैब में चला गया और मैं 10 महीने बाद बाहर आता हूं और ये कहता हूं मैंने सोडियम का एटम डिस्कवर कर लिया. अरे गधेड़े, ये तो 2 साल पहले ही आ गया था, या 100 साल पहले ही आ गया था, या 200 साल पहले ही आ गया था. Isn't it so? मुझे पहले से पता होना चाहिए कि पहले क्या हो चुका है. तो एक इंटेलिजेंट इंसान कौन है, जिसे पहले से बहुत कुछ पता है, वो ही नई बात जनरेट कर सकता है. जिसकी खोपड़ी में कुछ नहीं है, जिसकी मेमोरी वीक है, वो कभी इंटेलिजेंट बात नहीं कर सकता, कभी नया आइडिया नहीं दे सकता, या कुछ नई चीज वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. तो आपकी इंटेलिजेंसी को डिफाइन करती है ये चीज, स्टोरेज मेमोरी. कई लोग कहते हैं एग्जाम इज ए टेस्ट ऑफ मेमोरी, नथिंग, नो इंटेलिजेंस, नथिंग. इतने गधेड़े ना जो पढ़ते तो है नहीं, ऐसी बातें करते हैं वो. एग्जाम सीट, आंसर सीट कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर. माई फ्यूचर विल बी डिटरमाइंड बाय द हाउ मेनी बीडीज आई कंज्यूम इन 5 minutes. ऐसी बातें करते हैं वो लोग.
Answer sheets will decide your future because they change your confidence level. When you write something amazing, you get the reward. Then what happens? Your confidence skyrocket. And a confident person can win the whole world very easily. These board exams, these pre-medical exams, these pre-IIT exams, or whatever the exam you are going to appear in, they're just for a single stuff. That is to build up your confidence level, nothing else. Because when you are respected in front of many people, in your family, in classroom, in society, in a school, in a district, in a state, in a country, then you feel respected, your confidence level boost up, and then you think कि मैं कुछ और better करूँगा. That is the ultimate target of the examination. There is no doubt that a single exam sheet will not decide your future, but it will change the confidence, and confidence will change the future. That is for sure. So it's pretty important that you take all these stuffs seriously, because whatever the hell you want to become in your life, you must be intelligent. अब आजकल ऐसा टाइम आ गया है कि अगर आपको कुछ बहुत भयंकर बनना है जिंदगी में तो बहुत भयंकर पढ़ना पड़ेगा. अब वो टाइम चले गए जब आप जोड़ तोड़ से बहुत कुछ कर लेते थे. अब ऐसा टाइम नहीं है. हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में पैसा कमाए. आज जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है इलॉन मस्क, ही यूज्ड टू से ओनली सिंगल स्टफ दैट आई रीड बुक्स. मैं जब 11, 12, 13 साल का था तो मैं 15 घंटे पढ़ता था. मैं से पढ़ता ही रहता था. तो यू मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग रीजन. मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको खुद से प्यार करना है, क्योंकि ऐसा मैंने पढ़ा है कि जो इंसान खुद से प्यार कर सकता है, या जो इंसान खुद से प्यार करता है, एक दिन पूरी दुनिया उसके प्यार के लिए तरसती है. प्यार मतलब अटेंशन के लिए तरसती है पूरी दुनिया. जो इंसान, सुन रहे हो, जो इंसान खुद से प्यार कर सकता है तो एक दिन पूरी दुनिया उसके प्यार के लिए तरसती है. पूरी दुनिया. तो खुद से प्यार करने का मतलब क्या है? You have to invest in 2 things. First is the look, and second is the book. Now look doesn't mean that you go to the market and purchase the fair handsome. Hi handsome. Not like that. Look means that you are eating very good quality food and you are exercising and you are sweating, because sweating is the real fairness cream. It is the actual beauty treatment. And then you are investing in the books. You are getting the words and you are developing yourself mentally. So this is how you can love yourself. ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका. That if you can love yourself, तो ये फिर पूरी दुनिया आपके प्यार के लिए तरसती है. राइट? खैर तो मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों पे काम करना चालू करें, थोड़ा सा काम करें. मेमोरी की बात अपन लोग कर रहे थे, तो मैं फिर से उसी कॉन्सेप्ट की बात करूंगा कि स्टोरेज मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए जो आपका कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट को आप फोटोग्राफिक कंटेंट में कन्वर्ट करो या पिक्टोग्राफिक कंटेंट में कन्वर्ट करो, अगर आपको उसको लंबे टाइम तक याद रखना है तो. दैट इज द ओनली वे. किसमें कन्वर्ट करेंगे? फोटोग्राफिक कंटेंट में. किसमें कन्वर्ट करेंगे? कैसे कर सकते हैं? जैसे यहां देखो, अभी मैंने दिस, आपको लगता है कि मैंने इसमें बहुत सारा कंटेंट लिख दिया है? लिखा है कि नहीं लिखा है? ये अपने सेमिनार का कोर हो सकता है कि हमने कुछ यही बातें डिस्कस करी है. तो मैंने इसके लिए बार बार पेज चेंज नहीं किया, एक ही जगह में बार बार इन चीजों को लिखता गया. अगर आपको अपनी स्टोरेज मेमोरी के ऊपर काम करना है तो क्या करना है?
टेक्स्ट कंटेंट को फोटोग्राफी कंटेंट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे काम? सर टेक्स्ट है, फोटो खींच लेंगे, फोटोग्राफी कंटेंट, वेरी इजी सर, कौन सी बड़ी बात है। क्या करेंगे? हाउ कैन यू कन्वर्ट ए टेक्स्ट कंटेंट इनटू फोटोग्राफी कंटेंट? हाउ? ओके, वन ऑफ द आइडिया। और कोई? आंसर वही है जो आपको पहले से पता है, बहुत बार बताया है मैंने। ट्राई टू कन्वर्ट ए चैप्टर और ए कंटेंट इन ए सिंगल पेज। जो आपने कंटेंट पढ़ा है, कोई सा भी चैप्टर आपने पढ़ा है, क्या करेंगे? उसको एक पेज में कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। तब जब आप उस कंटेंट को देखेंगे तो दैट विल बी लाइक ए फोटोग्राफ फॉर यू, एंड आफ्टर दैट उसका रिवीजन आसान हो जाता है, तो कंटेंट आपके दिमाग में सरवाइव करेगा। देखो, ये बात तो आपको समझ लेनी है कि हमारी बॉडी का हर एक सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है कि वो किसी भी चीज को लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करता है। आप ऑक्सीजन लोगे, CO2 बाहर, पानी पियोगे, आप टॉयलेट में, ऐसा होता है ना। आपकी बॉडी में कुछ भी जाएगा वो बाहर आएगा, आपके ब्रेन में कुछ भी गया वो बाहर आएगा। लेकिन ब्रेन के साथ में एक और बेटर चीज है, अगर ब्रेन में कोई चीज बार बार जाती है तो बाहर नहीं आती है। जैसे आपने कभी सुबह उठ के ऐसा पूछा अपने पेरेंट्स से, तू कौन है बे? ऐसा कभी हुआ आपके साथ में? नहीं, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स की शक्ल रोज देखते हैं। समझ रहे हैं? रोज रिवीजन हो रहा है आपका, सो इट्स इम्पॉसिबल टू फॉरगेट देम, इम्पॉसिबल, एंड दैट क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रांग मेमोरी। तो जब आपके पास में, अब देखो, आपके पास में किताबें की किताबें हैं तो आप उसको बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, बट आपके पास में बहुत समराइज फॉर्मेट में चीजें लिखी है तो आप उसे क्या कर सकते हैं? बार बार। समझ रहे हैं आप लोग? तो चीज को कंसोलिडेट करना है, फिर आप नहीं भूलेंगे, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। हाँ, थोड़ा बहुत तो भूलते हैं बट बहुत कम चांसेस हो जाएंगे, है ना। तो क्या करना है? कंटेंट को समराइज करना है। अपने आसपास का माहौल ऐसा बना दो कि हाँ, ये कुछ सीरियस कुछ कर रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज देख रहा था और मुझे समझ में भी आई यार, मतलब बहुत काम की चीज थी वो, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा लिखा, ऐसा लिखा है ना, ऐसा लिखा और पूछा ये क्या है? कौन रोक पाएगा तुम्हें? हाँ बताओ। ठीक है, यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि इसके पास में मैं क्या लिखूंगा। अगर मैंने यहां पे 2 लिख दिया, यहां 4 लिख दिया, तो अपने आप क्या हो गया? 3। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, मैंने इसके पास में एक लाइन यहां खींच दी, यहां A लिख दिया, यहां B लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली, आई मीन यहां A लिख दिया, यहां C लिख दिया, ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स B। तो फॉर एग्जाम्पल, ये कोई सा एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, ये क्या है डिपेंड करेगा इसके आसपास का माहौल क्या है। ये क्या है डिपेंड करेगा इसके आसपास का माहौल कैसा है, क्या है इसके माहौल कैसा है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप लोग अपने आसपास जो भी आप समरी नोट्स बनाओगे, जो नोट्स आप बनाओगे, वो अपने पूरे रूम में आप लोग चिपका दो। अपने आसपास का माहौल ऐसा रखो कि आपको हमेशा वो रिफ्लेक्ट होता रहे दैट व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज वेरी एसेंशियल। आप क्या कर रहे हो ये डिफाइन होना बहुत जरूरी है, आपके आसपास का माहौल डिटरमाइन होना बहुत जरूरी है। अब कई लोग वहां पे ऐश्वर्या राय की फोटो लगा देंगे, पास में कैटरीना कैफ की फोटो लगा देंगे, एंड नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग टू बिकम समथिंग ग्रेट।
what the hell you become depends on what you have around. So it's very very important, very important. जो अपनी मेहनत आप कर रहे हैं वो अपने आसपास रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा और आप वो चीज एग्जीक्यूट कर पाएंगे जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को स्टोरेज मेमोरी के लिए हमें क्या करना है, टेक्स्ट को फोटोग्राफिक कंटेंट में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और अपने आसपास लगा दो वैसा माहौल बनाने के लिए. थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना, ये तो आप मान के चलो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे. खैर, अब अपन इसको फिनिश करते हैं. वापस एक बार बता देता हूं मैं आपको, 2 मिनट और, देन वी विल फिनिश इट. ये चीज मैंने आपको आज बताई है. पेपर में आपको क्या पूछेंगे, डेफिनेशंस पूछेंगे, तो क्या बना दोगे आप? साथ में बोलना, जोर से बोलना है. अब तो जाने वाले तुम लोग, बीड़ी पीने का टाइम हो गया तुम्हारा. बीड़ी शुड इंस्पायर यू, नहीं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो विमल खाते हैं? कोई तो होंगे आप में से यार, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता. करण, एवर ट्राइड? नो? मोक, मुश्किल से खाते हो? क्यों? तुम्हारा मुंह पर कोई फाड़ता होगा ऐसे ले मुश्किल से मतलब क्या? मुश्किल से कैसे? पान बाहर. ओके, ठीक. तो सबसे पहले अपने पास में क्या है? फ्लो चार्ट्स. दे आर एक्चुअली ग्लो चार्ट्स. अच्छा, आप एक से ज्यादा पेन यूज कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में? कलर भी चेंज नहीं कर सकते? सीरियसली? ओनली ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर सकते हैं? ब्लैक एंड ब्लू तो 2 तो यूज कर सकते हैं ना एक साथ? अरे गधेड़ो, 2 तो चला सकते हो. ब्लू और ब्लैक चला सकते हो ना साथ में? हाँ, दोनों चलाने हैं. इससे थोड़ा कंट्रास्ट लुक आता है आपकी कॉपी में, एंड दैट एनहेंस द लुक. खैर, टेबल्स टू डिफरेंशिएट, डायग्राम्स ऑब्वियसली whenever needed, whenever asked, or whenever you know about the diagram. Shapes, types बताने के लिए, इन graphs order बताने. Clear? So it was all about from my side. Hopefully जितने भी लोगों ने इसे देखा होगा या देख रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में बेटर करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है. उसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, वी कैन टॉक अबाउट द डाउट्स. Any specific question you want to ask, you can ask me. कई लोग तो डर डर के मास्क को ही सेट कर रहे हैं, वायरस नहीं घुसेगा. क्या डरपोक लोग हैं यार ये. तुम जिस उम्र में हो ना, दुनिया का कोई वायरस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. सर हमारे घर वालों का बिगाड़ दिया तो. कोई सा क्वेश्चन पूछना है किसी को? कैसे घनचक करो तुम लोग यार, कुछ समझ में आया तुम्हें? चलो ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ टाबरों के. यस, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क अबाउट बोर्ड एग्जाम्स और वॉट एवर. उनको चांस दे दिया एक बार, वो तो भी हार्ट भेज देंगे. सर हाँ बताओ, तुम बताओ. गैप मिलता है तो अच्छा, बस यही प्रॉब्लम है. ये पहले से तैयार है कि गैप तो मिलेगा इसलिए अभी नहीं पढ़ना है. फिर जब 4 दिन का गैप मिलेगा तो 3 दिन नहीं पढ़ना है. होगी प्लानिंग?
भाई अभी तो मैं पढ़ाई क्या सोच के छोड़ सकता हूं, गैप मिलेगा। फिर जब 4 दिन का गैप मिलेगा या 5 दिन का गैप मिलेगा तो 4 दिन तो आराम करना है। दैट्स व्हाट प्लानिंग इज, सो सिंपल मैन। प्लीज हैव ए सीट। क्या पूछ रहे हैं सर? 10th क्लास के लिए था क्या? हाँ सबके लिए था, 10th और 12th दोनों के लिए। कहीं को दुख हो रहा है, अब ध्यान चला, सर 10th के लिए था क्या? अरे सर अरे ये बोर्ड एग्जाम के लिए, सब लोग लिख सकते हैं ऐसा कॉपी में। तुम लोग यार अल्टीमेट हो सारे के सारे। मैथमेटिक्स का कैसे लिखेंगे? बाकी का सीख लिए ना, मैथमेटिक्स का सिखा देंगे, रुक जाओगे। वेरी गुड क्वेश्चन इट वाज। और एक दिन का गैप, नहीं गैप खूब मिलेगा। आईडी का नाम है पबजी बैन हो गया एंड ही इज आस्किंग एक दिन का गैप। वेरी नाइस सर, ओनली ब्लू पेन इज अलाउड, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। इज देम राघव शर्मा इज सेइंग दैट ओनली ब्लू पेन इज अलाउड। वेरी नाइस राघव, आप नहीं होते तो हमारी जिंदगी में अंधकार आ ही नहीं पाता कभी। थैंक यू सो मच। ओके फाइन, थैंक यू सर। पेपर लिखते टाइम कंसंट्रेशन कैसे करें? अपनी बॉडी का पानी उड़ा दो, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ऐसे तो करते हैं ना, वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो गैस चला के तवे के ऊपर बैठ जाएंगे। सिंपल सॉल्यूशन यार। कंसंट्रेशन तो आपका उस वक्त, आपको कंसंट्रेशन इज व्हाट इज कंसंट्रेशन? जस्ट ए डिसीजन कि मुझे कंसंट्रेट करना है, इट्स अ डिसीजन। आप किसी भी चीज में अगर कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि दैट आई हैव टू कंसंट्रेट, है ना। हर चीज जो होती है वो कहीं ना कहीं या तो आप बोल के डिसाइड कर लेते हैं या बिना बोले डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे आज टाइम पास करना है, या आप इंटरनली बोल दिए अपने आप को अब टाइम पास ही होगा। सो दैट्स द थिंग, या ऑल राइट। सो इट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एंड हैंड राइटिंग खराब है तो क्या करें, लिखना छोड़ दो। क्या करेंगे हैंड राइटिंग खराब होगी तो? यस, आपके जो शब्द हैं उनके थोबड़े तो खराब हैं, अब उनको दूर दूर लिखो, है ना, ताकि वो एक दूसरे से नफरत ना करने लग जाए। तो कैसा है? इट इज वेरी एसेंशियल। आपके पेरेंट्स आ गए, कई लोग यहां तक आ गए, बोले कौन से सर है, बाहर निकालो उनको। इतनी लंबी क्लास कैसे चल रही है ना। हाँ, तो अगर हैंड राइटिंग बेकार है तो क्या करेंगे? जो वर्ड्स है उनको, वरना वो एक दूसरे को पीटने पे आ जाएंगे तो कैसा दिखता है हमें। सच काइंड ऑफ स्टफ कैन हैपन। खैर जो भी है, दूर दूर लिखेंगे उनको, है ना, यही चीज़ है। तो आप सभी लोगों को होपफुली अच्छा लगा होगा इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और प्रैक्टिस करना चालू करनी है। ठीक है बेटा मोहक, है ना? ये मास्क कहाँ से लाए आप? कल मैं एक स्टूडेंट को पूछ रहा था 11वीं क्लास में, उसकी हेयर स्टाइल मुझे ठीक लगी, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा ये बाल कहाँ से कटवाए आपने? बोले सर नाई की दुकान से। वो सो ब्रिलियंट पर्सन। मैंने कहा हम लोग मोची से कटवाते हैं रे, तो उन्हें बता दिया आपसे नाई की दुकान पे जाएंगे। तो ये बालक उदयपुर से लाया है ना, यहाँ नहीं मिलता था, भागते भागते गया होगा। फिर उदयपुर में फ्री में मिल रहा है इसलिए गए वहां पे, टिकट लेके गए। हाँ, उन्होंने फेंक के दिया होगा उदयपुर से फेंक दिया होगा, ले बेटा मोहक, और तुम्हारी चिपक गया होगा आके। ऑल डन, बहुत बढ़िया। तो ऑल फाइन, थैंक यू सो मच। ये चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है और अभी से इसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर कोई सा भी एक लीजिएगा, है ना, उसका सॉल्यूशन आपके पास में होगा,
कोई सा प्रीवियस का पेपर लेना, उसका सॉल्यूशन होगा। अब वो जो सॉल्यूशन है उसको आप इस पिक्टोग्राफी कंटेंट में कन्वर्ट करके लिखिएगा, तो आपको डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि लिखना कैसे है। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे अहेड, थैंक यू। वहाँ एक पेपर पड़ा है ना, उस पेपर को ले आना और